नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करवाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचना लाई हूँ। आप द्वारा प्रायः यह पूछा जा रहा है कि डीडी बसु पुस्तक को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि इसके जो शब्द हैं वो बहुत ही क्लिष्ट हैं। तो साथियों, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि कुछ भी क्लिष्ट नहीं होता है यदि आप उसका गहन पूरे तन्मयता के साथ अध्ययन करें। और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं अथवा अंग्रेजी मीडियम के हैं तो निश्चित रूप को आपको अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। और ख़ास बात है कि डीडी बसु के जो शब्द हैं, शब्द टू शब्द उसी तरह क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दी जाएगी। और यदि इसको हम सरल भाषा में आपको प्रस्तुत करें फिर फ़ायदा क्या होगा। तो आप जो परीक्षा में उस शब्द को पढ़ेंगे उससे बेहतर होगा कि आप अभी से उसको अपने जीवन के अध्ययन में आरंभ कर दें। यदि आप अभी से अध्ययन आरंभ कर देंगे तो आपके लिए डीडी बसु बहुत ही आसान हो जाएगा। जब मैं भी प्रथम बार डीडी बसु का अध्ययन की तो मुझे कुछ शब्द क्लिष्ट लगे, लेकिन बाद में जब मैं अध्ययन करने लगी तो मुझे इतना इजी वे में फील हुआ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और आज ये आलम है कि मैं इस पुस्तक के अलावा किसी भी पुस्तक को छूती नहीं हूँ। डीडी बसु मेरा सबसे प्रिय पुस्तक है राज्य व्यवस्था संबंधित, लेकिन आप लोग द्वारा डिमांड किया जा रहा है कि कैसे इसको पढ़ा जाए, तो मैं आज इसी के संबंध में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले पढ़ने का सबसे बेहतर फार्मूला ये होता है कि आप हाथ में सदैव एक पेन रखे रहिए जब भी पुस्तक पढ़िए। और जो भी क्लिष्ट शब्द लगता है या कोई तथ्य महत्वपूर्ण दिखता है उसको आप टिक लगाइए, क्योंकि ये आपके अध्ययन के लिए है। आप ये ना सोचिए कि यह किताब खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर मैं इसको बेच नहीं पाऊँगा। देखिए, आपके कैरियर के लिए पुस्तक होता है। आप सोचिए ये किताब कितने दिन का है, 10वां संस्करण है, काफ़ी वर्ष हो गया इसको मैं अभी तक रखी हूँ। क्यों? उसका कारण है कि मैं हर पेज का अपना समरी भी इसमें लिखती हूँ। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, आज ये जानिए। देखिए, भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है। यह जनता के मान्य प्रतिनिधियों के निकाय के अनुसंधान और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप जन्मा है। पहले ही मैं आपको लाइन समझा देती हूँ। भारतीय गणतंत्र का संविधान राजनीतिक क्रांति का परिणाम नहीं है, अर्थात भारत का जो गणतंत्र का संविधान है वो क्रांति का परिणाम नहीं है, बल्कि जनता के अनुसंधान विचार विमर्श का परिणाम स्वरूप हुआ। अब इसमें क्या टफ है, ये लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि डीडी बसु के शब्द बहुत ही क्लिष्ट हैं। आप एक बार पढ़िए, आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब देखिए, दूसरा पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ, या चलिए दूसरे चैप्टर का ही मैं पढ़ देती हूँ। संविधान का दर्शन। प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है। हमारे संविधान के पीछे जो दर्शन है उसके लिए हमें पंडित नेहरू के उस ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प की ओर दृष्टिपात करना होगा जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया था और जिससे आगे के सभी चरणों में संविधान को रूप देने की प्रेरणा मिली है। यह संकल्प इस प्रकार है। अब बताइए इसमें से क्या आपको समझ में नहीं आया? आपको समझना होगा, आप बस प्रयास करिए, अपने आप आपको समझना होगा। मैं एक पेज आपको पढ़ के सुनाती हूँ और इसकी व्याख्या भी आपको कर देती हूँ। अपने आप समझेंगे कितना इजी ये किताब है। यदि अभी इसका अभ्यास आप कर लिए तो सदैव आपको लाभ मिलेगा। 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया और जिसे आगे के सभी चरणों में संविधान के रूप में देने की प्रेरणा मिली है। यह संकल्प इस प्रकार है। संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में घोषित करने के अपने दृढ़ और सत्यनिष्ठ संकल्प की और भारत के भावी शासन के लिए संविधान बनाने की घोषणा करती है। देखिए कितना इजी शब्द है, बशर्ते आप अध्ययन करें। दूसरा देखिए, जिसमें उन राज्य क्षेत्रों का जो ब्रिटिश भारत में समाविष्ट हैं, अर्थात जो ब्रिटिश भारत में समाविष्ट है यानी शामिल हैं, उन राज्य क्षेत्रों का जो अभी देशी रियासतों के भाग है और भारत के उन अन्य भागों का जो अभी ब्रिटिश भारत के बाहर है और ऐसी रियासतों का तथा
ऐसे अन्य राज्य क्षेत्रों का जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत के भाग बनने के लिए सहमत है, मिलकर एक संघ बनेगा और उक्त राज्य क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं से या ऐसी सीमाओं से जो संविधान सभा द्वारा या उसके पश्चात संवैधानिक विधि के अनुसार अवधारित की जाए। अब आप ये बताइए, इस चैप्टर में जितना मैं पढ़ी उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? आप ये देख रहे होंगे कितना इजी वे में हर क्वेश्चन को समावेशित किया। और ख़ास बात है कि इस पुस्तक में आपको संपूर्ण तथ्य मिलेंगे, चाहे वो आर्टिकल हो या केसेस हो या समस्त परिदृश्य हो। सभी परिदृश्य इस पुस्तक में समावेशित किया गया है। एक तरह से कहा जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था का यह गीता है, अल्टीमेट बुक है। अब इसी तरह अगले चैप्टर में हम चलते हैं। हमारे संविधान के विशिष्ट लक्षण, पहला ही पैराग्राफ में आपको बताती हूँ। हमारे संविधान के बहुत से विशिष्ट लक्षण हैं जिनके कारण इसका अंग संविधानों से विभेद किया जाता है। यद्यपि इसकी रचना में विश्व के सभी ज्ञात संविधानों की खोजबीन की गई है और इसके बहुत से उपबंध अन्य संविधानों से उठाए गए हैं। इसका मतलब आप समझ गए कितना इजी शब्द है, ये लोगों द्वारा भ्रम ही फैलाया जाता है। आप अपने मन में सोचिए कि इससे बेहतर कोई किताब नहीं है, तो अपने आपको बहुत ही सरलता और बहुत ही आनंद महसूस करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व के इतिहास में आज निर्माण किए जाने वाले संविधान में क्या कोई बात नहीं हो सकती है? जब पहला लिखित संविधान बनाया गया था तब से 100 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं। उसके बाद अनेकों देशों ने अपने संविधान को लेखबद्ध किया है। इन तथ्यों को जानकर सभी संविधानों के मुख्य उपबंध एक से दिखाई पड़ते हैं। यदि कोई नई चीज़ है तो वह यह है कि इतने वर्षों बाद बनाए गए इस संविधान में उन दोषों को दूर करने के लिए और अपने देश की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। सोचिए कितना इजी है। अर्थात चौथे चैप्टर हमारे संविधान के विशिष्ट लक्षण कि हर एक लाइन बहुत इजी है। अब इसी प्रकार आप आइए 5वें चैप्टर की ओर हम ले चलते हैं। 5वें चैप्टर में परिसंघात्मक प्रणाली के बारे में बताया गया, जिसमें लिखा गया कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रारूप संविधान प्रस्तुत करते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि इससे कुछ लाभ है। संविधान सभा में इस बात का निर्वचन करते उन्होंने यह कहा कि यह लाभ दो दृष्टि से है, अर्थात भारत का परिसंघ इकाइयों के बीच किसी करार के परिणाम स्वरूप नहीं है और संगठन इकाइयों को उससे विलग होने का अधिकार नहीं है। सोचिए कितना इजी वे में इस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने महत्वपूर्ण चीज़ इसमें आ गया। पहले तो इसमें साफ साफ बता दिया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर। प्लस हमारे भारत का जो स्वरूप है वो कैसा है और प्रस्तावना में कहा क्या गया है, भारत को हमारे संविधान में कहा क्या गया, भारत अर्थात इंडिया। तो आप देख रहे होंगे कि पहले पैराग्राफ में कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप आइए 7वां चैप्टर, 6वां चैप्टर संघ का राज्य क्षेत्र। संघ का नाम इसमें बताया गया जैसा पहले बताया जा चुका है, संविधान द्वारा विहित राजनीतिक संरचना परिसंघीय है। इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया है। अनुच्छेद 1(1) अर्थात कहीं से कोई भी क्लिष्टता नहीं है। यदि आप सतत अध्ययन करेंगे तो बहुत ही आपको इजी होगा। इसी प्रकार साथियों, जो अगला अध्याय है जो नागरिकता संबंधित है, उसमें पहले ही पैराग्राफ में पहले ही पेज में इतने अद्भुत तथ्यों को शामिल किया गया। आप देखिए कितने अद्भुत तथ्यों को, जो भी आपको क्लिष्ट लगता है उसको आप टिक लगाइए। जो भी आर्टिकल है इसमें उसको आप टिक लगाइए। इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे उसको आप अध्ययन करें। जैसे किसी भी राज्य की जनसंख्या को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, नागरिक और अन्य देशीय। क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा देखिए, नागरिकों को सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं किंतु अन्य देशियों को यह सब अधिकार नहीं मिलते हैं। नागरिक अपने राजनीतिक समूह के सदस्य होते हैं, यही मिलकर राज्य का गठन करते हैं। तो बताइए कितना इजी है। इसमें सभी तथ्यों को बताया गया है। इसी प्रकार
मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के जो चैप्टर है वो भी बहुत शानदार है। और ख़ास बात है कि डीडी बसु का जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य है अद्भुत है। अल्टीमेट फैक्ट इसमें समायोजित किया गया। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने को आपको बहुत मन करेगा। सीधे लिखा है, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, इसलिए इंग्लैंड के मूल अधिकारों की वैसी कोई संहिता नहीं है जैसे अमेरिका के संविधान में है। इंग्लैंड में व्यक्तिगत अधिकारों का आधार नकारात्मक है। और भारत के संबंध में क्या लिखा है, भारत में साइमन आयोग, मतलब पूरा बैकग्राउंड पहले दिया गया है। उसके बाद मूल अधिकार क्या है, कैसे हैं, कौन कौन से केस आए और कैसे कैसे संविधान में मूल अधिकार को और विस्तृत रूप दिया गया, कैसे मूल अधिकार हम लोग के लिए बेहद खास, इन सभी चीज़ों को इस पुस्तक में बताया गया। इसी प्रकार आप आइए संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसमें मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि समस्त तथ्यों को शामिल किया गया। आप देख रहे होंगे मैं अपने किताब में कैसे महत्वपूर्ण चीज़ को टिक लगाई हूँ। इस तरह आप अपना लगा सकते हैं कि कैसे क्या करेंगे। ऐसे यहाँ देखिए अध्याय 20 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में सब कुछ दिया। देखिए हम टिक लगाए हैं। पढ़ने का एक आधार होता है, कैसे आप अध्ययन करेंगे, इसके संबंध में क्या कैसे रणनीति बनाएंगे, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और इस पुस्तक में देखिए लास्ट में संविधान संशोधन से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य दिए गए हैं। तो आज आप जाने कि संविधान डीडी बसु से हम कैसे पढ़ें। साथियों, अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये टफ किताब है, बहुत इजी है। और इसी पुस्तक से हम संविधान के बारे में अच्छे प्रकार से जानेंगे। यदि इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो फिर हमें किसी भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। और यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। इसमें आपको सारे अनुच्छेद मिल जाएंगे, सारे वाद मिल जाएंगे, सारे तथ्य मिल जाएंगे, हिस्टोरिकल पॉइंट के साथ साथ जो भी इसके पॉइंट हैं सब कुछ मिल जाएंगे। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप दोबारा इस पुस्तक के संबंध में असहज महसूस नहीं करेंगे। बस आप एक बार प्रयास करिए। अब मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे मैं इस पुस्तक का तारीफ़ कर रही हूँ वैसे आप भी इस पुस्तक का तारीफ़ करेंगे। तो अब इसी महत्वपूर्ण सूचना संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।